नमस्कार, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम टारगेट प्रीलिम्स बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर में चर्चा किए गए मुद्दों पर आधारित 5 प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। इससे पहले आप छोटी सी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। संस्कृति आईएएस के द्वारा एक जीएस फाउंडेशन कोर्स शुरू किया जा रहा है, जिसमें आप वेल एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ सकते हैं। उसके साथ आप अपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी भी कर सकते हैं। ये कोर्स जो है शुरू होने वाला है 30 मई से। रेगुलर आपकी इसमें क्लासेस हुआ करेंगी शाम को 6:30 बजे। ध्यान रखिए, टाइम नोट कर लीजिए। इसके साथ साथ आप लाइव कोर्स और ऑफलाइन बैचेस भी इसमें ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9555124124 पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.sanskritiias.com। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं, जल्दी से अपनी सीट रिजर्व करा लीजिए ताकि ये अच्छा मौका आपके हाथ से ना निकल जाए। आइए पहले प्रश्न को देखिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए क्या कह रहा है, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड ये अथॉरिटी क्या कहती है कि यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। क्या है? एक सांविधिक निकाय कह रहा है। देखिए सांविधिक निकाय आज सामने आया है, सांविधिक निकाय। तो इससे मुझे याद आया कि अभी कुछ दिनों ही पहले मैंने एक वीडियो में आपको सांविधिक और संवैधानिक के बारे में पूछा था एक वीडियो में। तो उसमें क्या हुआ था, एक स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में बहुत ही खूबसूरत तरीके से सांविधिक और संवैधानिक के बीच में डिफरेंस दिया था। तो अच्छा लगता है, ऐसे कनेक्टेड रहिए, आपके द्वारा कई और लोग भी कुछ सीख सकते हैं। तो इसी तरह से बने रहिए, कमेंट बॉक्स में अपने जो है सुझाव देते रहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। देखिए ये तो करेक्ट है कि ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत तो आता है, लेकिन ये कोई सांविधिक निकाय नहीं है। क्यों? इसको ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो थी उसको और बेहतर तरीके से उसके क्रियान्वयन के लिए उस समय क्या था, वहाँ पर एक एजेंसी थी। एजेंसी का नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी थी। उसका जो है पुनर्गठन किया गया, यानी कि इसको हम साधारण भाषा में कहें तो उसको भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर, ध्यान दीजिए, उसके स्थान पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जो है वो संबद्ध कार्यालय के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को बनाया गया। तो राष्ट्रीय प्राधिकरण, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है वो अथॉरिटी क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर। तो इस आधार पे हमारा ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। कैसे कैसे बना आपको बता दिया। अब यहाँ कह रहा है डिजिटल से स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसके द्वारा आयुष्मान भारत, ध्यान दीजिए, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई थी। देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य से रिलेटेड अथॉरिटी की बात कर रहा है। ठीक है, इसके द्वारा ऐसा ऐसा जो खाता खोला गया जिससे ऐप की एक शुरुआत की गई। तो यहाँ पर डिजिटल स्वास्थ्य सेवा की बात कर रहे हैं। देखिए इतना बड़ा देश है तो सभी तक एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा पहुँच सके, इसके लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवा की बात की जा रही है यहाँ पर। तो उसके लिए क्या होगा भाई, एक ऐप बनाया जाएगा। तो ऐप क्या है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई। तो ये कथन पूरी तरह ठीक है, इसके संदर्भ में ये कथन पूरी तरह करेक्ट है, क्योंकि ऐसा ही एग्जैक्टली इसमें ये जो अथॉरिटी इसमें यही चीज़ की गई है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हो जाते हैं? हमारा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 जो है इस प्रश्न का है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। क्वाड, देखिए क्वाड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहले तो देखिए समझिए कि क्वाड क्या है। क्वाड से क्या समझ आता है आपको? क्वाड क्या है, देखिए 4 की बात की जाती है। क्वाड में चतुर्भुज, क्वाड को बेसिकली हम देखेंगे तो चतुर्भुज जैसा जो है वो कहा जाता है क्वाड को। तो यहाँ पर ऐसा मैंने क्यों बताया, पहला सेंटेंस पढ़ेंगे तो खुद से समझ जाएंगे। जैसे देखिए क्वाड में क्या है कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक अनौपचारिक बहुपक्षीय ग्रुप है, समूह है। तो देखिए क्वाड के बारे में ये कह रहा है ऐसे तरह के कोई समूह अगर आपके सामने आते हैं तो ध्यान देना है वो कब बने हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से जो देश है वो शामिल है, हमारा भारत शामिल है या नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है, उनका उद्देश्य क्या है बनने का। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि ये 4 देश इसमें शामिल हैं। तो ध्यान दीजिए क्वाड मैंने क्या बताया था, चतुर्भुज की बात करता है, 4 की बात करता है बेसिकली। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें है, भारत भी इसमें है, ऑस्ट्रेलिया भी है और जापान भी है। और इन सब का एक अनऑफिशियली जो बहुपक्षीय समूह बनाया गया है। ये कथन पूरी तरह से करेक्ट है क्वाड के संदर्भ में। दूसरा कह रहा है मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर क्वाड के अन्य सभी देश इसमें शामिल हैं।
देखिए, ये पता होने से पहले हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास क्या है और ये कब शुरू हुआ। तो देखिए, मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास है वो 1992 में शुरू हुआ था और पहली बार ये द्विपक्षीय जैसे अमेरिका और भारत के बीच में ये नौसैनिक अभ्यास किया गया था। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे फिर इसमें क्वाड के देखेंगे अन्य सदस्य भी जुड़ते रहे। अब ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं है, क्वाड के अन्य सदस्यों के अलावा ये नहीं है उसमें, तो ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है 2020 में इसका जो है इससे जुड़ गया है, इस अभ्यास से जुड़ गया है, वो इसमें भी शामिल हो गया है। तो क्वाड के अब सभी देश जो है वो इसमें शामिल हैं, किसमें, मालाबार नौसैनिक अभ्यास में। तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाता है। तीसरा कह रहा है वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टाइम में भारत का केवल क्वाड देशों के साथ ही 2+2 संवाद है, यानी कि 2+2 वार्ता है। ठीक है भाई, कह रहा है कि क्वाड देशों के साथ ही सिर्फ वार्ता है, जबकि आप करंट में पढ़ रहे होंगे तो क्या ऐसा है कि सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ठीक है, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, इसके अलावा किसी के साथ इसका 2+2 वार्ता नहीं होता। देखिए 2+2 वार्ता क्या है, अब यहाँ पर हो रहा होगा कुछ कंफ्यूजन कि मैम वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये तो बताइए पहले 2+2 वार्ता क्या है। तो देखिए 2+2 वार्ता में क्या होता है, द्विपक्षीय संवाद होता है, ये भी समझ आ गया। द्विपक्षीय संवाद कैसा, जैसे दो देश शामिल होते हैं तो उसमें क्या होता है कि दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसमें शामिल होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, 2+2 वार्ता कहा जाता है। अब तो स्पष्ट हो गया होगा ना। वापस आते हैं तो वर्तमान में भारत में केवल क्वाड देशों के साथ ही 2+2 संवाद नहीं है, बल्कि इसमें रशिया के साथ भी, भारत जो है रशिया के साथ भी 2+2 संवाद में शामिल है। तो क्वाड देशों में कौन कौन है वो हो गया, इसके साथ साथ रशिया के साथ भी वो जो है 2+2 वार्ता करता है। क्लियर हो गया है। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ये गलत हो जाता है क्योंकि सिर्फ क्वाड की बात कर रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही होंगे, तो देख लीजिए, पहला कथन हमारा ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए यहाँ पर ना आपको कुछ रिपोर्ट्स दी गई हैं, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट्स दी गई हैं यहाँ पर ये सब, ठीक है। अब पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से, उपरोक्त में से कौन सी रिपोर्ट्स जो है वो विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा जारी की जाती है। देखिए ऐसे प्रश्नों में आप ट्रिक नहीं लगा सकते, ऐसे प्रश्नों को आपको पता होना चाहिए और करंट में निरंतर बने रहेंगे तो काफ़ी रिपोर्ट्स की चर्चा बनी रहती है। जब भी इस तरह की रिपोर्ट आपको न्यूज़पेपर में मिले, सबसे पहले गूगल पे जाइए और सर्च करिए कि किससे संबंधित है, कौन इस रिपोर्ट को जारी करता है, क्योंकि यूपीएससी के बड़े ही फेवरेट क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें लगातार इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाती रही हैं और आगे भी पूछी जाती रहेंगी, आई एम श्योर। देखिए अब क्या कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच से रिलेटेड यहाँ पर कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं तो देख लेते हैं। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट भी है, वो भी इसके अंतर्गत आती है, वो भी ये जारी करता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट भी WEF जारी करता है। समावेशी वृद्धि और विकास रिपोर्ट भी विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है। तो ये तीनों रिपोर्ट हमारी इसके अंतर्गत आती हैं, ये रिपोर्ट जो है वो जारी करता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, अगर तीनों ही जारी करता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा 1, 2 एंड 3। देखिए 1, 2 एंड 3 किधर है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये तीनों जो है वो इस रिपोर्ट में, ये जो रिपोर्ट है वो इसमें शामिल है। अब देखिए बची एक रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, ये जो है रिपोर्ट जारी नहीं करता है। तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ध्यान दीजिएगा, ये रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। कौन करता है, वर्ल्ड बैंक, WB करता है जारी। क्लियर हो गया है चीज़ें। इसी तरह रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चंस को लगाते रहिए निरंतर और अपना अभ्यास बनाए रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ई कचरा यानी कि ई वेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए ये तो रहे इसके स्टेटमेंट। अब ये ई क्या है भाई, कचरे तो बहुत सुने, ये ई कचरा क्या है, तो ई वेस्ट से मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज की बात की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज में जैसे क्या क्या आ सकता है सोचिए, पता भी होगा, चलिए कोई नहीं, मेरा थोड़ा काम है कि मैं आपको बता दूं तो मैं बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज में जैसे आप देखेंगे मोबाइल हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, वहीं आप फ्रिज हो गया, टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ऐसे कई गैजेट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो अब वेस्टेज हो चुके हैं, उनको हम ई वेस्टेज कहते हैं। क्लियर हो गया है। देखिए अब यहाँ कह रहा है कि ई कचरा को बेसल कन्वेंशन के अंतर्गत खतरनाक अवशिष्ट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। ठीक है भाई, ये रहा स्टेटमेंट। अब देखिए इस प्रश्न में आप जो है, इस कथन में आप ध्यान दीजिएगा,
जो भी लिखा है चलो भाई सही लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर छुपा है, एक दूसरे प्रश्न का उत्तर। जैसे देखिए यहाँ पर बेसल कन्वेंशन क्या है, देखिए कह रहा है कि बेसल कन्वेंशन किससे संबंधित है। जो बेसल कन्वेंशन में क्या हुआ था, खतरनाक अवशिष्टों के लिए बात की गई थी। कन्वेंशन किस लिए हुआ था, जो खतरनाक अवशिष्ट हैं उनके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया था। तो ये पता चल गया भाई, इससे इस प्रश्न का उत्तर पता चला हो ना पता चला हो, लेकिन ये पता चल गया जो बेसल कन्वेंशन है वो खतरनाक अवशिष्टों से संबंधित था। एक चीज पता चल गई। देखिए ऐसे ही पढ़ना है आपको, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है, ताकि हर प्रश्न, जरूरी नहीं कि कई सारे प्रश्नों को लगाकर ही चीजें समझ। देखिए एक प्रश्न में कई प्रश्न छुपे हुए हैं, तो ध्यान से पढ़ना है सेंटेंसेस को। दूसरी बात क्या कहते हैं, देखिए खतरनाक अपशिष्ट की बात करता है। तो खतरनाक अपशिष्ट में तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ई कचरे में भी पाई जाती हैं। ई कचरे में क्या, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ज़्यादातर आप देखते हैं तो उसमें खतरनाक जो जहरीले पदार्थ होते हैं वो क्या क्या जैसे होते हैं, जैसे पारा हो गया, ठीक है, लेड हो गया, वहीं आप देखते हैं बोमिनेटेड हो गया, इसके बाद फ्लेम रिटार्डेट्स जैसी चीज़ें हैं, बड़े भारी भरकम शब्द है ये। तो ये सब चीज़ें उसमें जो है जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं। तो क्या ये खतरनाक अपशिष्ट नहीं है? तो ई कचरे में पाए जाने वाले जहरीले पदार्थ खतरनाक अपशिष्ट अगर हैं तो इसको भी तो वेसल कन्वेंशन के अंतर्गत रखा जाएगा। किसको? ई कचरे को। तो भाई ये कथन गलत हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि ई कचरे में भी तो ऐसे खतरनाक अपशिष्ट जहरीले पदार्थ है जो मैंने आपको बताया, वो भी तो इसी के अंतर्गत फिर आएंगे ना। तो ठीक हो गया भाई, ये कथन गलत है। भारत विश्व का सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक देश है। इसको देखिए ऐसे समझिए, जैसे कि इसमें बोला गया सबसे बड़ा उत्पादक देश है ई कचरे का। आप सोचिए ज़रा, ई कचरा सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा उनका, है ना। तो क्या इंडिया में ऐसा है, इतनी बड़ी आबादी में हर व्यक्ति, अधिकतर व्यक्ति जो है वो ई गैजेट्स यूज़ करता है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करता है, जैसे मोबाइल हो गया, टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। गाँव तक में भी जो लोग रहते, क्या सबके पास ऐसी रीच है? बिल्कुल नहीं, ऐसा सबके पास नहीं है। तो जब वहाँ पर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है तो वेस्टेज कहाँ से होगा? तो सोचिए, इसका मतलब इंडिया तो पता चल गया यहाँ पर नहीं है, इंडिया जो है सबसे बड़ा उत्पादक ई कचरे का नहीं है, तो इसका मतलब कोई और है। फिर वो कौन है? सोचिए, चाइना क्या करता है? चाइना सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का उत्पादन करता है। आप देखते हैं कि वॉशिंग मशीन, मोबाइल्स, अधिकतर चीज़ों पर देखते हैं मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, ये सब चीज़ें देखते हैं ना। अधिकतर जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना ही बनाता है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल, जहाँ सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का उत्पादन, तो सबसे ज़्यादा ई वेस्टेज किसका होगा? चाइना का होगा। इसीलिए भारत जो है वो तीसरे नंबर पर आता है, जबकि आप देखेंगे पहले नंबर पर यहाँ पर चाइना आता है, ठीक है, यहाँ पर चाइना आता है। फिर आप देखेंगे दूसरे नंबर पर आपका अमेरिका आता है, ठीक है, अमेरिका आता है। वहीं तीसरे नंबर पर हमारा प्यारा भारत आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से है, इस तरह से चीज़ों को लिंक करेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे तो समझ आ जाएंगी, चीज़ें गलत नहीं होंगी। तो यहाँ पर ये गलत हो गया भाई। भारत में विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व को सर्वप्रथम ई अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2011 के अंतर्गत ही लाया गया था। सरल, स्पष्ट और साधारण सी बात की गई है, जो बिल्कुल सही है कि ई अवशिष्ट प्रबंधन नियम आप देखेंगे 2011 के अंतर्गत ही इसको लाया गया था। पूरी तरह से करेक्ट है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही होंगे भाई? तो सिर्फ तीसरा कथन ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। समझ आ रहा है? स्पष्ट हो रही हैं चीजें? स्पष्ट हो रही हैं तो देखते रहिए। कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। ये रही इसकी व्याख्या, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। भारत में आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलिए क्या कह रहा है कि ये केवल, ध्यान दीजिएगा, ये केवल वस्तुओं के आयात पर आरोपित किया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा है। किस पर? सिर्फ वस्तुओं के आयात पर ही लगाया जाने वाला एक कर है। देखिए, अब हम किसी चीज़ की जो है वस्तु उपभोग कर रहे हैं, यहाँ पर आयात किया जा रहा है किसी चीज़ का, ठीक है, उसको जो है वहाँ पर खरीदा जा रहा है। तो क्या सिर्फ वस्तुओं को ही खरीदा जाएगा? यहाँ पर समझिए इस बात को। आयात शुल्क में न केवल वस्तुओं के आयात पर बल्कि कुछ सेवाएं भी हैं जिनकी आयात पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है, जिसमें हम देख सकते हैं जैसे बैंकिंग हो गया, उसमें भी क्या होता है कि उसके वस्तुओं और सेवाओं में बैंकिंग भी तो आता है ना, तो उसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर आरोपित किया जाने वाला ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? ये देखिए, आयात शुल्क जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ पर ये कथन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि वस्तुओं के साथ साथ यहाँ पर सर्विसेज की भी बात की गई है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा कथन कहता है कि मूल सीमा शुल्क, इसको अलग देखते हैं।
मूल सीमा शुल्क को जीएसटी के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है। चलिए भाई ये कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि जबकि काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो सीवीडी होता है उसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाता है। देखिए यहाँ पर दो टर्मोलॉजी दी गई है, दो फैक्ट्स दिए गए हैं और दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है या नहीं इसको समझिए। जो मूल सीमा शुल्क है वो कभी भी आप देखिएगा इसमें मतलब कि मूल सीमा शुल्क जो है उसमें उसको जो है जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाता है। मज़ेदार बात देखिए, जीएसटी के दायरे से बाहर किसको रखा जाता है? मूल सीमा शुल्क को रखा जाता है, जबकि काउंटर वेलिंग ड्यूटी को जो है वो जीएसटी के अंतर्गत समाहित किया जाता है। सारा खेला देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर सेंटेंसेस के जो वर्ड्स हैं उनको स्वैप कर दिया गया है और अर्थ का बिल्कुल अनर्थ कर दिया गया है। तो हमें अर्थ को वापस से अर्थ में लाना है, उसका अनर्थ नहीं करना है हमें। तो यहाँ पर क्या किया गया, सेंटेंसेस को स्वैप कर दिया गया है। तो यहाँ पर मूल सीमा शुल्क को है जो जीएसटी के दायरे में रखा जाता है। तो क्या है, मूल सीमा शुल्क को जो है वो जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाता है, जबकि आप देखेंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी को जीएसटी के अंतर्गत समाहित किया जाता है। तो अब ये समझिए कि भाई काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है, सीवीडी क्या होता है। यह एक आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक टैक्स है, एक कर है जो सब्सिडी के प्रभाव को शून्य करने के लिए लगाया जाता है। इसको ऐसे समझिए, देखिए मान लीजिए चाइना ने कोई मोबाइल बनाया, भाई वो तो बनाते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, और चाइना ने एक मोबाइल बनाया जिसकी कीमत है 1000 रुपये उनके देश में। उन्होंने क्या किया, उसको यहाँ इंडिया में बेचने के लिए उस 1000 रुपये में कुछ सब्सिडी दे दी। समझ लीजिए 500 रुपये उन्होंने कम कर दिया सब्सिडी देकर और 500 रुपये में वो यहाँ बेचने आए हैं। अब क्या हो रहा है कि देखिए इंडिया में तो कुछ मोबाइल बन रहे हैं उसकी कीमत 1000 रुपये ही है, हम तो भाई ऐसा कुछ भारी भरकम उस पर सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। तो अगर वो इतना सस्ता मोबाइल ला के हमारे देश में बेचेंगे तो क्या होगा कि हमारे घरेलू प्रोडक्ट्स जो हैं बनाए जा रहे हैं उनकी जो वो वैल्यू डाउन हो जाएगी। दूसरा देखेंगे हमें काफ़ी नुकसान भी हो जाएगा, भाई उसी के एवज में हमें इतना सस्ता मोबाइल और सारे फीचर्स दे रहा है तो हम वहाँ प्रेफर करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे घरेलू जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं उनको काफ़ी नुकसान और क्षति पहुँच सकती है। तो इसके लिए क्या करता है, जो वो माल यहाँ पर बेच रहे हैं, जिनको हम खरीद रहे हैं चाइना से, जिन मोबाइल्स को खरीद रहे हैं, उदाहरण के तौर पर है जिन मोबाइल्स को हम खरीद रहे हैं उस पर क्या करते हैं, हम वहाँ पर टैक्स लगा देते हैं। तो क्या होता है, जो वो दे रहे हैं ना सब्सिडी, उसके भी क्या हो जाता है कि वो शून्य हो जाता है एक तरीके से। हमने भाई आप इधर आके बेचिए, दीजिए हमें सब्सिडी, हम आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे। तो कहने को तो वो यहाँ पर जो है सब्सिडी दे रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली हम उनसे टैक्स भी ले रहे हैं। तो क्या हुआ, इससे क्या होता है कि जो सब्सिडी के प्रभाव को जो है वो शून्य कर देता है। क्या, वो कर शून्य कर देता है उसको, उनके सब्सिडी को। देखिए है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ कही गई है। तो ये कथन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं? तो इस प्रश्न में देख लीजिए कौन से कथन सही नहीं है। दोनों ही कथन हमारे सही नहीं है, ना तो मतलब पहला और दूसरा दोनों ही गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से चीज़ों को समझना है, एनालाइज करना है। बाकी चीज़ें आप इसी तरह से सीखते रहेंगे, धीरे धीरे सीखते रहिए, निरंतर सीखते रहना चाहिए हर किसी को, आपको, हमें सबको, चाहे कोई भी उम्र हो, हमेशा बस सीखने की चाह रखिए। और इसी के साथ आप सबसे मैं यहाँ अलविदा कहना चाहूँगी। हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, निरंतर हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।